हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप सभी की ग्रोथ और एजुकेशन रिलेटेड नीड्स को पूरा करती है। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा फंक्शंस के लिए। आज जो है हम जो हमने पिछले लेक्चर में वन वन और मैनी वन फंक्शंस पढ़े थे उनको हम ग्राफिकली समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। उसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर ऑन टू और इन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले चलो फिर शुरू करते हैं। हमने जो है ग्राफिकली वैसे मैंने कई बार आपको पिछले लेक्चर में भी ग्राफिकली समझाने की कोशिश की थी। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, जिसके अंदर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से भी बताया था कि वन वन क्या होगा और मैनी वन क्या होगा। तो अब हम जो है उसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, मैनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। तो जैसे ग्राफिकली मेथड के अंदर जैसे आपको मान लो कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका कोई भी ग्राफ दे रखा है, आपको उसको वन वन और मेनी वन चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स में दे रखा है, मतलब आपका जो इमेजेस हैं वो y एक्सिस पे लाई कर रही है और आपकी जो डोमेन है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपको जो क्या करना होगा, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर वो लाइन जो ग्राफ है हमारा उसको अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करती है तो वो जो है वहाँ पर वो जो ग्राफ होगा या फिर वो जो फंक्शन गिवन होगा आपको वो मैन्युअल हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा जगह कट करती है। और अगर वो लाइन आपको ग्राफ को सिंगल एक ही पॉइंट पे कट करती है तो जो है उसको जो है आप वन वन फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी इसमें भी ये लिखा हुआ है कि लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस from each corresponding image point should intersect the graph of y is equals to fx at one and only one point if fx is 1 1 and there will be at least one line parallel to x axis that will cut the graph at least at two different points if fx is many one। देखो ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने आपको इसको जो है पहले ही हिंदी में समझा दिया ढंग से। अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वन वन एग्जैक्टली है क्या और मैनी वन क्या है। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5 का आपको एक जो है ग्राफ दिया हुआ है जो कि आपको इक्वेशन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन दे रखी है। मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, दैट इज ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। और इसमें जैसे ही इन्होंने जो है ये वाली जो y ये जो लाइन ड्रॉ करी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब ये लाइन ड्रॉ करी है तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए जो आप जो है इसको कह सकते हो कि क्या होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये वन वन फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 3x+5 इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल आपको पैराबोलिक ग्राफ दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ये जब ग्राफ दे दिया तो इसमें आपको ये नजर आ ही रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो इस लाइन ने इस इक्वेशन को दो पॉइंट पर, इस लाइन ने इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट किया। सपोज करो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो y इज इक्वल टू 2 अगर आप रखते हो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वन, तो x क्या होगा, वन और माइनस वन। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू वन, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। ये दो पॉइंट है। अब ये x इज इक्वल टू वन वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग भी जो है आपको इमेज मिल रही है y इज इक्वल टू 2 पर, और x इज इक्वल टू माइनस वन वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग है आपको y इज इक्वल टू 2 वाली इमेज ही मिल रही है। मतलब क्या है कि एक पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग दो इमेजेस, सॉरी हाँ, एक इमेज है इसके करस्पॉन्डिंग दो प्री इमेजेस मिल रही है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 जो है वो एक इमेज है, और इसकी अगर मुझे बोला जाए कि इसकी प्री इमेज क्या होगी तो प्री इमेज क्या होगी, एक तो वन होगी एक माइनस वन होगी। अगर एक से ज्यादा प्री इमेज सॉरी एक किसी भी पॉइंट की अगर एक से ज्यादा प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको मैनी वन फंक्शन बोलोगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या होगा, मैनी वन से मिल रहे हैं। क्या होगा, जैसे यहाँ पे
x1 है और -1 है, यहाँ पे y2 है, तो ये मैनी 1 से मिल रहे हैं। हाँ मैनी है, ये 1 से मिल रहे हैं, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि ये मैनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। नोट दैट ये क्या कहना चाहता है, आगे जो लिखा हुआ आ रहा है पढ़े थोड़ा सा। इसमें लिखा गया है कि नोट दैट मैनी 1 फंक्शन कैन बी मेड 1 बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा दूसरी तरीके से बनाना चाहता हूँ, अगर मान के चलो मैंने सिर्फ और सिर्फ डोमेन इतना ही लिया, अभी तो इसमें जो डोमेन है वो आर है, रियल नंबर। अब मैंने डोमेन जो है वो 0 से आर ले, 0 से इन्फिनिटी ले लिया, मतलब पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उन सभी को मैंने डोमेन में ले लिया। तो जैसे मैं पॉजिटिव पॉइंट्स को डोमेन में लूंगा, तो जब भी आप फिर उसके बाद जैसे आप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो जो है मैंने मैनी 1 फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज समझ में आई आपको कि किसी भी मैनी 1 फंक्शन को आप 1 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो वाया रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। अगर आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो उसकी हेल्प से आप जो है मैनी 1 फंक्शन को 1 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो यहाँ तो चीज समझ में आ गई कि मैनी 1 फंक्शन को 1 फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैनी 1 फंक्शन को अगर आपको 1 फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये पॉसिबल है। किस तरह से मैनी 1 फंक्शन को 1 फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है जो जिसको आप बिना पेन उठाए जो है ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। तो जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं जिसमें कम से कम ये इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यूस फंक्शन भाई उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि उसमें कम से कम एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होनी चाहिए। अगर उसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा वो मैनी 1 कहलाएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब हो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है कि अगर जैसे मान के चलो ग्राफ है तो इसके अंदर लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ अगर पहले डिक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इंक्रीज करना चाहिए, या फिर कहीं इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके डिक्रीज करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमा या फिर इसको कहते हैं मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा मतलब होता है कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है तो मैक्सिमा तो कुछ यहाँ पे जाके मिलेगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ डिक्रीज कर रहा, तो ये क्या है, ये आपका लोकल मैक्सिमा है। एक्चुअल के अंदर तो मैक्सिमम वैल्यू ही है, पर मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर इतनी ही ग्राफ की लोकल इतनी ग्राफ की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो ये वाली पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। तो इनका कहने का मतलब यही है कि दैट हैज एटलीस्ट 1 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अगर कम से कम एक लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अगर है उस ग्राफ के अंदर तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 होगा। ठीक है, जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सभी मैनी 1 होते हैं। जितने भी इवन फंक्शंस हैं वो मैनी 1 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बारी होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इवन डिग्री वाले, एक ओड डिग्री वाले। तो इवन डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो उनके अंदर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा 100% एटलीस्ट 1 होगी। इसलिए आप जो भी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री इवन है उसको आप बिना कुछ सोचे उसको आप जो है मैनी 1 फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसका डोमेन आर होना चाहिए। अब ये देखो क्या है, अगर मैनी 1 डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हो, सेकंड इवन डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसका जो डोमेन है वो आर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। डोमेन को कंस्ट्रेन करके 1 में कन्वर्ट करा हुआ ना हो। इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में बता दिया था कि मैनी 1 फंक्शन को 1 फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो किस तरह से, वाया रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो हो सकता है डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके आपको क्वेश्चन दे दिया और आप जो है उसको पॉलिनोमियल समझ के और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ के और इवन डिग्री का समझ के आप उसको मैनी 1 डिक्लेयर कर दो, तो वो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या चीज देखनी होगी कि पहला तो देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, दूसरा देखना है कि ये इवन डिग्री का है। अगर ये दोनों चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि क्या इसका डोमेन आर है। अगर डोमेन आर हो जाता है तो उसको आप मैनी 1 फंक्शन बता सकते हो। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री कैन बी 1 और मैनी 1। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो 1 भी हो सकता है और
मैनी वन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक हमने वन वन और मैनी वन फंक्शंस के लिए पढ़ा, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करना है। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है उसका डोमेन भी आ रहा है और उसका कोडोमेन भी आ रहा है, और आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका ग्राफ तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अभी आगे क्या बोल रहा है वो देखो, क्या ये इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन ही होता है। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन है या फिर नॉट एन इंजेक्शन है या फिर वन वन फंक्शन है। देखो जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया है और ये और बोल दिया है कि डोमेन इसका r है, तो हमने अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन और वो अगर इवन डिग्री का है और उसका डोमेन r हो जाए तो वो मैनी वन फंक्शन तो होगा ही, तो सेकंड आंसर तो होना ही चाहिए। पर तीसरा क्या दे दिया है कि नॉट एन इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है मतलब मैनी वन फंक्शन है, तो थर्ड भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो इसमें जैसे नॉट इंजेक्शन दे रखा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड भी इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा ये सेकंड वाला आंसर भी इसका होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is वन वन फंक्शन, हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्राफ्स दे रखे होंगे, हमें पता करना है कि कौन सा ग्राफ वन वन फंक्शन और कौन सा ग्राफ मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे चार ग्राफ दे रखे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है, आपको ग्राफ से पता करना है कि वो वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, तो उसका क्या तरीका होगा, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन पता करने के लिए ग्राफ से हमें क्या करना होगा, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये देखना होगा कि वो कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है ग्राफ को। अगर वो एक पॉइंट पे ग्राफ को कट करती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, तो हम कह देंगे वो वन वन फंक्शन है। और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे एक ग्राफ को कट कर रही है तो हम उसको कह देंगे वो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे आप इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो दिखा है आपको, इसके अंदर ये जैसे ही आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट वाला जो पॉइंट देखोगे, इसके अंदर अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो साफ नजर आ रहा है कि दो पॉइंट पे आराम से कट कर रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। जब आप सेकंड वाला ग्राफ देखते हो तो इसके अंदर भी ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है। थर्ड वाले के अंदर जो है वाई कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो इसमें सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए जो है वन वन फंक्शन के अंदर काउंट होगा। और ये जो है ये तो चार चार पॉइंट पे कट कर सकता है, तो ये मैनी वन फंक्शन के तौर पे काउंट होगा। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नहीं हो पाएगा, थर्ड सेकंड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा अगर वन वन फंक्शन की बात की जा रही है तो। ठीक है, की थ्री। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ थर्ड आंसर। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए में 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 4 दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ इंजेक्शंस निकालना है। अब थोड़ा सा सोचना, वैसे हमारे पास फॉर्मूला तो है लेकिन उसके अलावा आप सोच सकते हो कि जैसे मान के चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, सपोज कर लो ए है, बी है, सी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी है उसमें 4 है, डी मान लो, ई मान लो, एफ मान लो, जी मान लो। थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो ए है उसके पास कितने ऑप्शन है, 4। तो अगर ए के पास 4 ऑप्शन है तो बी के पास कितने बचेंगे, फिर 3, और सी के पास कितने बचेंगे, 2। तो ये इंजेक्शंस निकालना है, मतलब वन वन फंक्शन हमें चेक करना है कि एक से ए ही जुड़ा हुआ हो। अब इसमें होगा क्या, सीधा सीधा अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये जो है ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल, जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब भी मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितना है 4, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है 3। तो इसको जो है आपको याद रखना है फॉर्मूले को। आगे बढ़ रहा हूँ, सॉरी इसमें पहले ऑप्शंस देख लो। चलो इसका आंसर क्या होगा, ये 4p3। ठीक है, ये हमने कर लिया 4p3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखा है और n को ऑड बता दिया है। हमने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो और वो ऑड हो तो हमें चेक करना होगा कि वो वन वन है कि मैनी वन है। ऑप्शन में क्या है, हमारे पास ये चेक करना है कि वन वन है कि मैनी वन है।
इसको चेक कैसे करोगे? आपको चेक करना है कि इसके रूट्स कितने हैं। एक्स की पावर n है, इसके रूट्स एक ही है, एक्स की पावर 0। तो अगर एक ही रूट होगा तो आप उसको जो है वन वन फंक्शन काउंट करोगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक्स को आप इन्फिनिटी लेके जाओ तो वाई भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो वाई भी जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसलिए जो है ये वन वन के तौर पे ही काउंट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। देखो ये समझ में आ गया ना। अगर मान के चलो कुछ ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा होता और उसके एक से ज्यादा रूट्स आते तो क्या होता, वो कुछ कम से कम ऐसे घूम जाता, और जैसे ही जो है लोकल मैक्सिमा आ जाता तो आपको उसको मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ता। बट इसके अंदर एक ही रूट होने की वजह से ये जो है लोकल मैक्सिमा इसमें, लोकल मिनिमा इसमें नहीं आएगा। इसलिए जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए? वन वन फंक्शन होना चाहिए। आगे देखते हैं आंसर क्या है इसका। वन वन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बाद में मुझसे शेयर कर पाएंगे। अब हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। ऑन टू और सरजेक्टिव एक ही बात है। जैसे इंजेक्शन था और वन वन था, वैसे सरजेक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, हमें सरजेक्शन और ऑन टू फंक्शन पढ़ना, तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। पहले सरजेक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो समझो। वन वन फंक्शन हमने पढ़ा था जिसमें एक डोमेन का एक को डोमेन वाले से कनेक्टेड हो तो हम बोल देते कि वन से वन कनेक्टेड है। अगर यहाँ के मैनी वो एक से कनेक्टेड होते तो हम बोल देते कि मैनी एक से कनेक्टेड है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन के अंदर जो हमारे को डोमेन होता है, उस को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये मान लो कोई ये डोमेन वाला पार्ट है, ये को डोमेन वाला पार्ट है। सपोज करो को डोमेन में ए बी सी डी 4 है, तो को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। तो अगर आपको ये पता करना हो कि कोई ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि जितने भी को डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सभी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो। या फिर ऐसा कह दो कि जितने भी कोड डोमेन है वो कोड डोमेन और रेंज बराबर हो जाए। जब कोड डोमेन और रेंज बराबर हो जाती है तो हम उसको ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब जितने भी कोड डोमेन के अंदर एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज में उनकी प्री इमेज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम कह देंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। दूसरी तरीके से बोलूं, जब कोड डोमेन और रेंज बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन एफ सेकेंड, हाँ, अब फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन बी। समझना थोड़ा सा कि अब फंक्शन एफ जो कि ए से बी में डिफाइन है, ए क्या है? डोमेन, बी क्या है? कोड डोमेन, इज सच दैट एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन बी, मतलब बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, मतलब कम से कम एक प्री इमेज तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए डोमेन के अंदर। वो मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी कोड डोमेन के एलिमेंट्स होंगे उनकी कम से कम एक प्री इमेज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप कह दोगे कि वो क्या है? वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देन एफ इज एन ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। अब वही वापिस रिपीट कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन ए। वो ऊपर वाली बात को रिपीट कर दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। व्हेन इज इट पॉसिबल? कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोड डोमेन और रेंज बराबर हो जाए। नहीं, तभी पॉसिबल है जब रेंज ऑफ एफ और कोड डोमेन ऑफ एफ बराबर हो जाए। इस कंडीशन के अंदर, जो है आपका जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोड डोमेन में उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इस कंडीशन के अंदर। तो इसको तो आपको एकदम जो है रट लेना है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट वर्किंग रूल।
देखो अभी तक अब हमें वर्किंग रूल्स के बारे में पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी ऑन टू समझा दिया मैंने कि जब कोड डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जब कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है एटलीस्ट वन, तो उसको आप ऑन टू फंक्शन बोल दोगे। अब जैसे इफ या एफ, एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कि ए से बी में डिफाइन है, तो एफ ऑन टू कब होगा? आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। जो आई डबल एफ लिख रखा है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ जब रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो कोड डोमेन ऑफ एफ के बराबर हो जाए। यहां मैंने पहले बता चुका हूं। अगला पॉइंट, अब फंक्शन एफ जो कि ए से बी में डिफाइन है वो ऑन टू कब होगा? जब इफ वाई बिलोंग्स टू बी, ये जो इसका मतलब ये ऑल है, इफ ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी वाई बिलोंग्स टू बी हैं एन एलिमेंट, तो वाई बिलोंग्स टू बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है वाई बिलोंग्स टू बी के, उनके करस्पॉन्डिंग एक्स बिलोंग्स टू ए एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहता है कि वही बात बोल रहा है जितना अभी तक अपन ने सोचा है समझा है, वही चीज वापस रिपीट करे जा रहे हैं कि जब रेंज ऑफ एफ कोड डोमेन ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। या सेकंड दूसरे तरीके से कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं बी के, ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उनके करस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? कोई एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। या फिर बोल दूं कि उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोल देंगे? ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। सिर्फ और सिर्फ यही चीज है, बार बार उसको अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आपको एक सिंपल लाइन बता दी है कि कोड डोमेन की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आप उसको क्या कह दोगे? उसको आप फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन कह दोगे। इंपॉर्टेंट नोट यही है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो सपोज सीधी सी बात है वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। इनटू फंक्शन क्या होगा? ऑन टू अगर नहीं है तो वो इनटू फंक्शन होगा। अगर आपको प्रूफ करने आ जाए कि वो प्रूफ दैट इट इज इनटू फंक्शन, तो आपको ऑन टू फंक्शन को गलत साबित करना होगा कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो वो अपने आप इनटू फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 दे रखा है आपको, सेट दे रहा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है पी क्यू और आर। अब फंक्शन ए से बी में डिफाइन हो रहा है, मतलब ए क्या डोमेन, बी क्या कोड डोमेन, इज गिवन एज, अब ये आपको सेट दे रखा है एफ जिसमें 1 पी से जुड़ रखा है। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। पहला सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4। दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है पी क्यू और आर। तो पहला एलिमेंट है 1, वो जुड़ रखा है अपना पी से। तो दूसरा एलिमेंट है 2, वो आपका जुड़ा हुआ है आर से। जो आपका तीसरा एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ है क्यू से। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ है आपका पी से। अब बताना क्या, डू यू नो द रेंज ऑफ एफ? अब एफ की रेंज बताओ। एफ की रेंज क्या थी? एफ की रेंज थी ये वाले पार्ट, जो सेकंड वाले पार्ट है ये एफ की रेंज है। तो जब इसको आप लिखोगे तो एफ की रेंज क्या होगी? पी क्यू और आर, ये जो है ये है एफ की रेंज। और आपका कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन भी यही है, यही कोड डोमेन है, यही रेंज है, यही कोड डोमेन है और यही रेंज है। हाँ, रेंज है सेट फॉर्म बाय सेकंड कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर पेयर। ये मैंने बताया, ये मैंने अभी बताया था कि जितने भी सेकंड कोऑर्डिनेट हैं उन सभी का सेट जब आप मिला लगा दोगे साथ में तो उसको क्या बोल देते हैं आप? रेंज बोल देते हो। वो रेंज भी, रेंज क्या है? पी क्यू और आर। और कोड डोमेन क्या है? वो भी पी क्यू और आर। पी क्यू आर है। कोड डोमेन क्या है? वो भी क्या है? पी क्यू आर ही है। तो जब रेंज और कोड डोमेन बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमने क्या बोला था कि वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये एफ क्या है? ऑन टू फंक्शन है। वो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि जब रेंज और कोड डोमेन बराबर हो जाते हैं तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे दे रखा है, वही फंक्शन एफ है जो कि आर से आर में डिफाइन है। तो इसमें डोमेन क्या है? आर। कोड डोमेन क्या है? वो भी आर। आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3।
अब इसका कोडोमेन क्या है, आर। थोड़ा सोचो, अब हमें वही प्रूफ करना है फिर से कि क्या ये ऑन टू है कि इनटू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, एफ एक्स है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो इसकी तरफ से जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आने वाली है। इसका मतलब जो नेगेटिव वाले पार्ट होगा, नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो आंसर में नहीं आएगा, मतलब रेंज में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज नहीं आएगा तो रेंज यहाँ पर कोडोमेन के बराबर नहीं होने वाली है। रेंज और कोडोमेन यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब रेंज और कोडोमेन अलग अलग हो जाएंगे तो हमने पहले कह दिया था वो ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपको मैंने अपने तरीके से समझा दिए। अब जो बुक में समझा रखा है वो आप देख लो। इसमें ये है कि एक्स स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, या बोल दूं 3 से बड़ा ही आने वाला है। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की जब तुम रेंज पता करोगे तो वो रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी क्लोज 3 से इन्फिनिटी, क्लोज 3 से इन्फिनिटी होगी। हाँ, तो अब सीधा सीधा नजर आ रहा है कि रेंज है क्लोज 3 से इन्फिनिटी और हमारा कोडोमेन है आर। तो रेंज और आर बराबर नहीं हुआ, ये रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल और नॉट, नॉट इक्वल। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता, एफ एक्स इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये चीज समझ में आ गई बात आपको, बोला हाँ। आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है कि एफ दे रखा है जो कि आर से आर में डिफाइन है। फिर से क्या है, फिर से को डोमेन क्या है इसका, आर है, और डोमेन क्या है यहाँ पे भी आर है। और आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका ग्राफ क्या होता है, एक्स को 0 रखो, 3 आ रहा है, और वाई को 0 रखो तो एक्स कितना आ रहा है, -3/2। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, यह आपका -3/2 कॉमा 0, और ये आपका हो गया 0,3। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की। इसमें साफ नजर आ रहा है कि इसका जो रेंज होगी वो रेंज r ही होने वाली है, और वो किसके बराबर होगी, वो आपकी को डोमेन के बराबर होगी, होगी ही नहीं होगी। रेंज और को डोमेन यहाँ बराबर हो गए, तो जब रेंज और को डोमेन बराबर हो गया तो आप क्या कहोगे कि वो, जब रेंज और को डोमेन बराबर हो जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन ये होगा, वही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, 2x प्लस 3 को क्या बोल दिया उन्होंने, y बोल दिया। तो y क्या आ गया, x, y इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y -3/2, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। इस मेथड की बजाय हमारा जो ग्राफिकल मेथड है वो ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड होता है वो बेस्ट मेथड यहाँ पे काउंट हो रहा है, क्योंकि जब आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप उसको आराम से जो है उसका रेंज निकाल सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी। ये जो सेकंड मेथड दिया है इस मेथड को समझा देता हूँ। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें 3p2 का यूज़ किया, फैक्टोरियल का यूज़ करके जो है इसका यूज़ किया गया, फैक्टोरियल का यूज़ करके आपको आंसर बताया गया है। तो ये जो फैक्टोरियल का यूज़ किया गया ये आपके जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, हाँ जब हम पढ़ेंगे तब ये जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझा पाऊंगा। अभी ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए जो है इस चीज़ को मैं अभी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। बट आपको क्या करना होगा, ये जो मेरा जो पहला मेथड था जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड आपको बताया, वो ग्राफिकल मेथड को ही आपको जो है एक अपना बेसिक लेके चलना है, क्योंकि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप उसका रेंज और डोमेन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में ये दे रखा है n से n दे रखा है, ठीक है, तो डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको निकालना क्या है, आपको यही निकालना है कि क्या ये 1 फंक्शन है, सॉरी क्या ये ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है। ये दो ही कैटेगरी है, आपको अभी ऑन टू और इन टू में ही देखना है कि ऑन टू है कि इन टू है। तो यहाँ पे जो आपको गिवन फंक्शन है वो n से n में डिफाइन है, मतलब नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है आपका 1 से इन्फिनिटी, मतलब सॉरी ये जो है नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से इन्फिनिटी। तो अब जब नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी है, तो जब नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी है
तो अब आपको ये देखो, जब आप n x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 2 + 3 5। जब n को 2 रखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 7। मतलब जो स्टार्टिंग के पार्ट थे वो तो चले गए, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का मतलब आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो वैसे भी इंटीजर्स ही होने। तो जब इंटीजर्स होने हैं तो आपको 1 को रखोगे तो आपका 5 आएगा, 2 को रखोगे तो 7 आएगा, 3 को रखोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो बहुत से नंबर्स ऐसे होंगे जो मिस हो जाएंगे। तो जो मिस हो जाएंगे तो रेंज जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगी। जब रेंज और कोडोमेन जब बराबर नहीं होंगे तो इस केस में भी कौन सा फंक्शन होगा, ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि वही है। समझ में आ गया, यहाँ पे एफ क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सब कुछ क्लियर है जो मैंने आपको बताया। ये अगले पॉइंट पे बढ़ जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 दे रखा था, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 दे रखा था, और नेचुरल नंबर थे सभी। डोमेन भी नेचुरल है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर को जब हम इसमें पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो जो हमारा रेंज निकल के आएगा वो रेंज नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो जब रेंज और को डोमेन बराबर नहीं होंगे तो आप क्या कह सकते हो कि वो कौन सा फंक्शन होगा, वो इनटू फंक्शन यहाँ पे कैरी करेगा, मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू ऑब्जर्व अबाउट टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए थे, एक था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। तो अबाउट टू एग्जाम्पल वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, जिसमें एफ एक्स ऑन टू कब हुआ, जब वो रियल नंबर से रियल नंबर में था, उसमें वो ऑन टू हो गया। लेकिन जब मैंने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में उसको डिफाइन किया तो वो ऑन टू ना होके इनटू बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डोमेन चेंज करते हो, या डोमेन और को डोमेन को अगर आप चेंज करोगे तो क्या समझ में आएगा, डोमेन चेंज करने की वजह से जो आपका फंक्शन है वो ऑन टू से इनटू कन्वर्ट हो सकता है, या इनटू से ऑन टू भी कन्वर्ट हो सकता है। तो डोमेन का जो रोल है वो सबसे बड़ा है। इसमें ये कहा गया है कि एफ एक्स इज ऑन टू इन एफ आर से आर एंड इट इज नॉट ऑन टू इन एफ एन से एन ड्यू टू द डिफरेंट डोमेन्स। डोमेन की वजह से जो है फंक्शन जो है वो ऑन टू और इनटू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ एम एलिमेंट टू सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। क्या बोलना चाहता है कि आपका जो डोमेन है उसमें एम एलिमेंट्स है, आपका जो को डोमेन है उसमें एन एलिमेंट्स है। तो आपको पता करना है कितने ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस बोला है सेट ऑफ एम एलिमेंट्स से सेट ऑफ एन एलिमेंट्स में, सीधा है। ये दो चीज होगी, अगर अगर एम जो पहला सेट है, अगर उस वो एलिमेंट्स m है, दूसरा सेट n है, तो अगर m n से बड़ा या उसके बराबर है तो आपको जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करना होगा। और अगर n मतलब जो सेकंड सेट है, जो कोडोमेन वाला सेट है, उसके एलिमेंट्स अगर m से बड़े हो जाते हैं तो आंसर 0 होगा। क्यों होगा 0? हमारा सर्जेक्शन का मतलब क्या था, सर्जेक्शन का मतलब था कि जितने भी कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। अब होगा क्या, जब सेकंड वाले सेट के अंदर, या पहले सेट मान के चलो 2 एलिमेंट है, और सपोज करो सेकंड वाले सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ गए, तो पहली बात हम चाहते हैं कि फंक्शन बनाना है इसको, तो फंक्शन बनाने के लिए एक ही से कनेक्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक को 2 से कनेक्ट कर दिया, नहीं कर सकते। तो इधर वाले एलिमेंट्स मैक्स टू मैक्स 2 से ही जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोड डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे होगा क्या, ये 3 एलिमेंट्स, इनमें से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बच जाएगा, जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वजह से वहाँ पे जो है हम सर्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है अगर n m से बड़ा हो जाता है तो उस केस के अंदर जो आपका नंबर ऑफ अगर सर्जेक्शंस पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या देना होगा, 0 देना होगा। और अगर m n से बड़ा या उसके बराबर है तो आपको क्या लिखना होगा, ये n की पावर m, मतलब n क्या है, सेकेंड वाला सेट, उसकी पावर फर्स्ट वाला सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और फिर ये nc1, फिर क्या करना होगा,
NC1 फिर n-1 की पावर m फिर NC2 n-2 की पावर m। माइनस प्लस का आपको माइनस प्लस को चेंज करते जाना हमेशा। तो NC1 n-1 की पावर m प्लस NC2 n-2 की पावर m माइनस NC3 n-3 की पावर m, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फ्रॉम अबाउ अगर n2 है वी गेट नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने होंगे। अगर n को 2 ले लिया तो हमारे सर्जेक्शंस कितने होंगे 2 की पावर m माइनस 2। अगर n3 है तो n3 है तो n अगर 3 है तो 3 की पावर m माइनस 3c1 3m माइनस 3c1 कैसे लिखोगे इसको देखो। अगर n3 है n3 है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा 3 की पावर m माइनस 3c1 3 माइनस 1 की पावर m प्लस 3c2 3 माइनस 2 की पावर m। अब इसमें हो क्या रहा है आगे तो क्या होगा 3 माइनस 3 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे 3 की पावर m माइनस 3 2 की पावर m प्लस 3c2 मतलब 3 और 1 की पावर m। तो इसको लिखने का तरीका हो गया 3 की पावर m माइनस 3 कॉमन ले लिया 2 की पावर m माइनस 1, यही है यहाँ पर। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है पहला कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए एक्स वाई जेड दे रखा है और सेट बी के अंदर ए बी सी और डी है। इस अब देखो ए से बी बोल दिया, ए के अंदर 3 एलिमेंट है बी में 4 एलिमेंट है, तो सेकंड वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं तो ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे फिर ऑन टू फंक्शंस क्रिएट ही नहीं हो सकते। वो मैंने बहुत डिस्कस भी किया उसके बारे में आपके साथ में कि अगर सेट दूसरे सेट में को डोमेन वाले सेट में अगर डोमेन वाले सेट से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो ऐसे केस के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बच जाएगा। इस वजह से वो जो सेट होगा या फिर बोल दूं ऑन टू फंक्शन उस कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो 0 आंसर होगा। वाई वो समझा दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से ज्यादा है, इस वजह से जो है इस कंडीशन में यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 बनेगा। एग्जाम्पल 2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट दे रखे हैं, बी के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितना है 2। अब आपको नंबर ऑफ सर्जेक्शंस निकालने हैं तो वो फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट वाली कंडीशन में m यहाँ पे 5 है 5 है। देखो यहाँ पे क्या था m एलिमेंट्स था फर्स्ट वाला सेट, सेकंड वाला सेट के अंदर n एलिमेंट्स थे, तो उस केस में यहाँ पे यहाँ फर्स्ट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड सेट में कितने हैं 2 है, यहाँ पे m क्या है 5। तो आपको अब डायरेक्ट सॉल्व करना है 2 की पावर 5 माइनस 2। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना होगा 2 की पावर 5 मतलब कितना हो गया 32 और उसमें से 2 निकालोगे तो 30 आंसर। ठीक है। एग्जाम्पल 3 नंबर ऑफ ए सेट दे रखा है जिसमें पी क्यू आर एस मतलब 4 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने होंगे ए से बी के अंदर, सर्जेक्शंस पता करना है ए से बी के अंदर, तो यहाँ पे m कितना है m यहाँ पे 4 है, m क्या है यहाँ पे 4 है। ए से बी के अंदर पता करना है तो यहाँ 3 की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर 4 माइनस 1 वो फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। नोट क्या है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, तो टोटल के अंदर से जितने सर्जेक्टिव फंक्शंस हैं उनको जब अगर माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकल के आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है उसके अंदर से जब आप नंबर ऑफ सर्जेक्शंस को माइनस कर दोगे, ऑन टू फंक्शंस को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन f इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, देखो आई डब्ल्यू फिर आया तो इफ एंड ओनली इफ मतलब होता है कि द फंक्शन ऑफ f इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट एनी हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट 1। ठीक है, फंक्शन f को ऑन टू कब बोलेंगे जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम ग्राफ को एक जगह कट कर जाए।
करने का क्या मतलब है इसका, ये देखो ऑन टू फंक्शन मतलब क्या था कि कोडोमेन के जितने भी हैं उनकी कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो वो एक जगह पॉइंट करनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, हाँ। अब एमसीक्यूज में जैसे ए से बी के अंदर फंक्शन डिफाइन है, उसको आप ऑन टू कब बोलोगे, तब बोलोगे इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ हो तब बोलोगे, या फिर रेंज ऑफ एफ कोडोमेन बराबर ना हो तब बोलोगे, या फिर डोमेन ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ बराबर हो तब बोलोगे, या डोमेन ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ बराबर ना हो तब बोलोगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए, नंबर 1, जब रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तब हम क्या बोल देंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। सेकंड, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 2 है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस कितने होंगे। ए से, अगर ए से बी के अंदर हमें पता करना है, ए से बी में पता करना है हमें, तो यहाँ पे एम कितना हो जाएगा, 3। एम 3 है कि नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे तो कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, सीधे से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए के अंदर 1 2 3 है, बी में ए बी सी डी दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पता करने, ए से बी में पता करने, तो एम कितना है, 3। यहाँ पे ए से बी के अंदर सर्जेक्शंस पता करने, तो इसमें एन बड़ा हो जाएगा। एन बड़ा होने की वजह से यहाँ सर्जेक्शंस वाले जो ऑन टू फंक्शंस हैं वो हो ही नहीं पाएंगे, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0। देखो वापस देखो, जो सेट बी है उसमें 4 एलिमेंट है, सेट ए के अंदर 3 ही एलिमेंट है, तो 3 4 से कनेक्ट एक साथ नहीं हो पाएंगे, इस वजह से जो है इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने ऑन टू फंक्शंस कवर कर लिया है, इनटू फंक्शन कवर कर लिया है, और साथ साथ मैंने आपको ग्राफिकल तरीका बता दिया 1 1 और मेनी वन फंक्शन को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप जो है हमारे फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी जो है आपको बहुत सी जो है एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। उसके अलावा हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी है, जिसको आप जो है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।